दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टॉपिक वाइज अपने टेस्ट लेते हैं, 50 प्रश्न होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अब लगातार 2 टेस्ट हो चुके थे और ये तीसरा टेस्ट है। वैसे ओवरऑल अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 23 टेस्ट हो चुके थे, ये 24वां है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों के इन वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। आपने यदि टेस्ट नहीं दिया तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एम्पलीफायर और ओसिलेटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, यदि आपको ओसिलेटर और एम्पलीफायर की थ्योरी भी नहीं आती है तब भी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि प्रश्नों को इस तरह से विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे कि आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। यानी बिना थ्योरी पढ़े भी आपका ओसिलेटर और एम्पलीफायर बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा और वीडियो किस तरह का है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, प्रश्नों से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला एम्पलीफायर निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के आधार पर एम्पलीफायर 3 तरह के होते हैं: ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। जैसा कि हम सबको पता होगा कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सबसे निम्न और वीडियो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला एम्पलीफायर होता है। लगभग इसकी रेंज जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 7 से 10 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। यानी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला कौन हुआ? वीडियो वाला। सबसे निम्न फ्रीक्वेंसी का ऑडियो होता है, लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ऐसे तो डीसी का भी एम्पलीफायर होता है जिसमें 1 हर्ट्ज तक का ही होता है एम्पलीफायर, 0 से लेकर के। लेकिन एसी फ्रीक्वेंसी के लिए तुलना करें तो ऑडियो सबसे निम्न वाला, वीडियो सबसे अधिक वाला। अभी अपने प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आइडियल एम्पलीफायर का नॉइस फैक्टर यानी शोर गुणांक का मान कितना होता है। साथियों, इसकी 2 वैल्यू होती है, दोनों मान को आप याद रखें। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लेवल का भी होता है। देखो, शोर गुणांक का मतलब तो होता है आउटपुट और इनपुट जो वॉल्यूम गई थी उनका रेशो कैसा था, तो उसमें कहीं शोर मिक्स तो नहीं हो गया हो। तो इसके मान होते हैं 2 तरह के। जब गुणांक के रूप में यानी फैक्टर के रूप में लेते हैं तो कोई इकाई नहीं होती है। इस समय इनपुट और आउटपुट डेसिबल की वैल्यू बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तब तो इसका मान आएगा इकाई। यदि हम मिक्सिंग की बात करें तो आउटपुट में डेसिबल ध्वनि में या वोल्टेज या पावर डेसिबल गेन जो होती है, किसी प्रकार का कोई शोर मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, यानी उसका मिक्सिंग 0 डेसिबल होता है। तो ओवरऑल आपको प्रश्न का उत्तर सी करना था। गुणांक के रूप में इकाई और एडिंग वैल्यू के बाद में अगर बात करें, मिक्सिंग वैल्यू के बारे में बात करें तो 0 डेसिबल होना चाहिए, यानी कोई साउंड उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, कोई शोर। और अनुपात जब निकालेंगे मान बराबर होगा तो 1 आएगा। यानी जब अंकों के रूप में सीधे सीधे हो तब तो इकाई, और डेसिबल के रूप में हो तो 0 डेसिबल। 2 उत्तर होते हैं। प्रश्न अच्छा है, इसलिए दोनों साथ एक साथ मान दे दिए थे। अगला अपना प्रश्न है, एक एम्पलीफायर की गेन स्थिरता किस प्रकार के फीडबैक से सुधारी जा सकती है। दोस्तों, फीडबैक 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि आउटपुट के ही हिस्से को पुनः इनपुट में देना, एक लूप बन जाता है। सबसे अधिक गेन स्टेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक में होती है, इसलिए हम एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक को ही सबसे अधिक काम में लेते हैं। इससे डिस्टॉर्शन में कमी हो जाती है, बैंड विड्थ की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। हालांकि गेन के मान में कमी जरूर आती है, लेकिन गेन की स्टेबिलिटी में सुधार होता है, इसलिए एम्पलीफायर्स में नेगेटिव फीडबैक सबसे अधिक प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक ओसिलेटर की क्लोज लूप गेन यानी वोल्टेज गेन और फीडबैक का गुणनफल
यदि इकाई हो तो उसकी गेन का मान कितना होगा। देखो दोस्तों, ऑसिलेटर में वोल्टेज की गेन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है AV बोलते हैं, यानी लगभग औसत गेन कितनी थी। इसके लिए फॉर्मूला होता है बिना फीडबैक के गेन कितनी थी, 1 माइनस बिना गेन के फीडबैक के, और इनटू लूप गेन का मान कितना था, यानी फीडबैक फैक्टर और बिना फीडबैक के गेन की वैल्यूएशन कितनी थी। अब देखो, यदि इन दोनों का गुणनफल 1 आता है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0, यानी गेन में 0 का भाग देंगे तो औसत मान कितना आएगा, अनंत होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, अनंत उत्तर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बर्कहासन के अनुसार जब A इंटू बीटा, तो ये वही प्रश्न हो गया जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, यानी वोल्टेज गेन और फीडबैक फैक्टर। ये जो बीटा है यहाँ पर, ये फीडबैक फैक्टर को संकेत करता है और ये बिना फीडबैक की गेन की वैल्यू होती है। दोनों मान को दोबारा याद रखिएगा, ए होता है बिना फीडबैक के गेन कितनी थी और बीटा है फीडबैक फैक्टर का मान कितना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यदि मान इकाई से कम आता है तो ओसिलेशन की प्रकृति अवमंदित दोलन कहलाती है, डैम्प्ड ओसिलेशन बोलते हैं। यदि ये मान बिल्कुल इकाई हो तो स्टेबल ओसिलेशन इसका प्राप्त होता है, और यदि इकाई से अधिक हो तो वर्धित यानी ग्रोविंग ओसिलेशन की प्रकृति होती है। 3 क्वेश्चन हो गए इस एक ही प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है कि पुश पुल एम्पलीफायर को दिए जाने वाले सिग्नल में परस्पर फेज अंतर कितना होता है। देखो, पुश और पुल नाम से ही पता लगता है, एक विशेष प्रकार का एम्पलीफायर होता है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। एक ट्रांजिस्टर PNP, दूसरा ट्रांजिस्टर NPN होता है। तो इन दोनों की इनपुट और आउटपुट का फेज डिफरेंस 180 डिग्री के आधार पर होता है, यानी 180 डिग्री के आधार पर एक वर्क करता है तो दूसरा बंद पोजीशन में रहता है, यानी किसी समय एट ए टाइम एक ही ट्रांजिस्टर इसमें वर्क करता है। पुश एंड पुल, यानी एक जो है वो आउटपुट को धकेलता है, दूसरा आउटपुट को खींचता है, यानी इनपुट को अपनी ओर खींच लेता है। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा 180 डिग्री। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक एम्पलीफायर जब सिग्नल को एम्पलीफाई करता है तो इसके कौन कौन से सिस्टम एम्पलीफाई होते हैं। क्या सिग्नल का केवल एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई होगा, क्या सिग्नल की आकृति में भी एम्पलीट्यूड आएगा, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में भी एम्पलीट्यूड आएगा, या फिर उपरोक्त सभी में आएगा। दोस्तों याद रखें, एम्पलीफायर जो होता है ये इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। जब ये किसी सिग्नल में वृद्धि करता है तो केवल उसके मान में वृद्धि होती है, यानी सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वृद्धि होती है। उसकी आकृति और उसकी आवृत्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। आवृत्ति में परिवर्तन करने वाले सर्किट को हम ओसिलेटर के नाम से जानते हैं, एम्पलीफायर नहीं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, सिग्नल के संकेत एम्पलीट्यूड में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक एम्पलीफायर की स्ल्यू रेट किस इकाई में दी जाती है। दोस्तों स्ल्यू रेट जो होती है इसकी गणना होती है 2πfv के हिसाब से। 2πfv का मतलब होता है कि वोल्ट प्रति माइक्रो सेकंड के अकॉर्डिंग ये लिया जाता है, यानी इतने वोल्ट जो एम्पलीफायर है वो वैल्यूएशन जब बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज के मान को एम्पलीफाई कर रहा है, उस समय कितने सेकंड में उसकी वोल्टेज वैल्यूएशन बढ़ करके अधिक हो जाती है। तो ये हमेशा वोल्ट प्रति माइक्रो सेकंड में होता है। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है 2πf/v, यानी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो दे रखी थी उनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें 10⁶ का भाग दे दो तो उत्तर आ जाएगा वोल्ट प्रति माइक्रो सेकंड में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक एम्पलीफायर का बिना फीडबैक के वोल्टेज गेन 40 है, जब उसको 20% धनात्मक फीडबैक देते हैं, 0.02 का मतलब 20% ही हो गया, तो वोल्टेज गेन का मान कितना होगा। देखो दोस्तों अब पूछ रहा है वो हमसे एवरेज वोल्टेज गेन की बात कर रहा है। फॉर्मूला सेम जो हम पहले बात कर चुके थे,
गेन बिना फीडबैक के 1 माइनस गेन बिना फीडबैक वाली इनटू फीडबैक फैक्टर। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। देखो बिना फीडबैक के गेन का मान कितना है 40, 1 माइनस 40 इंटू 0.02 कैलकुलेशन करेंगे ना। जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये वैल्यूएशन आपके पास कितनी आएगी, ये वैल्यूएशन आपके पास 0.8 आएगी। एक में से 0.8 को जब घटाएंगे आप तो 0.2 आएगा। जब 0.2 की आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 200। कुल मिलाकर के आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। और दोबारा सुन लीजिए, ए जो होता है ये होता है फीडबैक के बिना वोल्टेज गेन का मान कितना था, बी होता है फीडबैक फैक्टर की वैल्यू कितनी थी। फॉर्मूला आपको बताया है, कैलकुलेशन करें आप भी और उत्तर का मिलान जरूर करें। अभी अपने प्रश्न का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि क्लास बी एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है। दोस्तों क्लास के अकॉर्डिंग सबसे अधिक दक्षता तो क्लास सी एम्पलीफायर की होती है। बी एम्पलीफायर की जो दक्षता होती है वो मैक्सिमम 78% होती है और न्यूनतम इसकी 50% होती है। ये डिपेंड करता है कपलिंग के मान पर। जैसे ट्रांसफार्मर कपलिंग है ना तो दक्षता अधिक होगी, और रेजिस्टेंस कपलिंग है तो दक्षता कम होगी। तो क्लास बी एम्पलीफायर की लगभग 78% होती है। क्लास सी की दक्षता जो है वो 78% से अधिक होती है। क्लास ए की दक्षता सबसे कम होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्थिर फ्रीक्वेंसी वाला ओसिलेटर निम्न में से कौन सा है। भिन्न भिन्न प्रकार के ओसिलेटर होते हैं, आपको याद रखना है कि कौन सा ओसिलेटर जो है वो स्थिर फ्रीक्वेंसी का है, कौन सा परिवर्तित फ्रीक्वेंसी का है, और स्थिर फ्रीक्वेंसी का होता भी है तो वो क्यों होता है। तो जो क्रिस्टल ओसिलेटर होता है ये स्थिर फ्रीक्वेंसी का होता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का होता है, और इसका भी इसमें कारण होता है। कारण ये है कि इसका क्यू पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, यानी क्वालिटी बिंदु, क्यूसेंट बिंदु जिसको हम प्रचालन बिंदु भी बोलते हैं, ये उच्च होने के कारण एक क्रिस्टल ओसिलेटर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला ओसिलेटर माना जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि किस एम्पलीफायर वर्ग की दक्षता और विरूपण दोनों अधिक है, यानी एफिशिएंसी भी हाई है और डिस्टोर्शन भी हाई है। तो ये क्लास सी का है, सबसे अधिक दक्षता भी है और आउटपुट में सबसे अधिक विरूपण भी पाया जाता है, डिस्टोर्शन भी आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर में किस चक्कर के बाद आउटपुट प्राप्त होती है। तो सबका आपको याद रखना होगा अलग अलग। क्लास ए जो होती है उसमें 360 डिग्री के बाद, यानी जब एक चक्कर इनपुट का पूरा हो जाता है उसके बाद आउटपुट यहाँ से प्राप्त होती है इतनी, यानी ये वाला साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। क्लास बी जो होता है उसमें 180 डिग्री के बाद होता है, हाफ साइकिल के बाद। क्लास सी जो होता है इसमें 180 डिग्री से ही कम हो जाता है, और जो क्लास ए बी होता है उसमें 180 और 360 के बीच बीच में होता है। तो ये ऑप्शन तो मैं चेंज कर दूंगा, इसमें और देना था, ऑप्शन हो नहीं पाया ये सही तरीके से। कोई बात नहीं, अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा 360, ए का जब आ जाए तो। बी का याद रखना 180 के बाद, सी का होता है 180 से कम यानी लेस देन 180, ये सी का होगा। ए बी का कहाँ होता 180 से तो अधिक, 360 से कम के बीच बीच में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक लागू किया जाता है, यानी किस में नेगेटिव फीडबैक होता है। ध्यान रखना एम्पलीफायर में हमेशा नेगेटिव फीडबैक ही होता है, क्योंकि यदि पॉजिटिव फीडबैक दे दें तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा लूप गेन हो जाती है कि वो उस एम्पलीफायर में कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो एम्पलीफायर में हमेशा नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक के बेनिफिट अधिक होते हैं, नुकसान कम है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक लेते हैं। नुकसान एक ही है कि वोल्टेज गेन थोड़ी सी कम हो जाती है, जबकि फ़ायदे बहुत होते हैं। शोर में कमी हो जाती है, डिस्टॉर्शन में कमी हो जाती है, गेन की स्टेबिलिटी में सुधार हो जाता है, बैंड विड्थ की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसलिए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में सबसे अधिक काम में लेते हैं। दूसरी बात, अगर शॉर्ट में आप याद रखें, जैसे अगला प्रश्न भी आया पॉजिटिव फीडबैक,
तो ओसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक होता है। दोनों को आप इसी तरह से याद रख लो। जब एक एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं तो वही ओसिलेटर बन जाता है, इसको भी आप याद कर लो। कहते हैं कि एम्पलीफायर में जब पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो गेन अनंत हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा उसमें ओसिलेशन हो जाते हैं कि उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो ज़्यादा ओसिलेशन वाले को फिर ओसिलेटर सर्किट कहते हैं। एम्पलीफायर में नेगेटिव, ओसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है हमेशा। अगला अपना प्रश्न है कि क्रिस्टल ओसिलेटर कहाँ काम में लेते हैं, सॉरी किसका बना होता है क्रिस्टल ओसिलेटर। क्रिस्टल ओसिलेटर में ट्रांजिस्टर होता है, और वो ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का नहीं बनता भाई, वो पिज़ो इलेक्ट्रिक क्वार्टज क्रिस्टल उसमें होते हैं। पिज़ो इलेक्ट्रिक एक प्रभाव भी होता है, शायद आपको याद भी होगा सबको, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें आता है ये। और स्थिर फ्रिक्वेंसी वाला ओसिलेटर है, हाई क्यूसेंट पॉइंट होने के कारण इसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होती है, सबसे अधिक काम में लेते हैं कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन किस में होती है। एम्पलीफायर की वोल्टेज और पावर दोनों गेन डेसिबल में होती है। वोल्टेज वाली होती है 20 log वोल्टेज आउटपुट बटे वोल्टेज इनपुट, और पावर वाली होती है 10 log पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। पावर और वोल्टेज दोनों डेसिबल में होती है एम्पलीफायर के मामले में। अगला अपना प्रश्न है कि एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन कितनी होती है। अनंत होती है। आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो तो उसकी वोल्टेज गेन का मान कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक देने से क्या होगा। देखिए आ गया वो प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे थे। तो गेन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, शोर का लेवल कम हो जाता है, डिस्टोर्शन में कमी हो जाती है, इनपुट प्रतिरोध बढ़ जाता है, आउटपुट प्रतिरोध में कमी आ जाती है, जिससे मैचिंग सरल हो जाती है। परिपथ को आसानी से इम्पीडेंस मैचिंग के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ऑल ऑफ अबव आएगा, उपरोक्त सभी जो है वो उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगला अपना प्रश्न है कि ऑडियो एम्पलीफायर जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी की। ए ऑप्शन रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत दोलन हेतु बर्कहासन के अनुसार फेज शिफ्ट का मान कितना होना चाहिए। फेज शिफ्ट का मान या तो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, ध्यान रखें। बर्कहासन ने ओसिलेशन के लिए 2 क्राइटेरिया दिया था। एक तो इसने कहा था कि फेज शिफ्ट का मान 0 डिग्री होना चाहिए, दूसरा इसने कहा था कि लूप गेन का मान हमेशा इकाई होना चाहिए। तो अभी अपना आंसर डी होगा, 0 होना चाहिए, या फिर 180 डिग्री के मल्टीपल गुणक में हो तो चलेगा, यानी 180 हो सकता है, 360 हो सकता है। अगला अपना प्रश्न है कि पुश पुल ट्रांजिस्टर जो है वो किस प्रकार का एम्पलीफायर होता है। दोस्तों पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर का ही दूसरा नाम होता है, यूँ समझ लीजिए आप, यानी बी कैटेगरी की श्रेणी में यह आता है हमेशा। क्यों आता है, क्योंकि क्लास बी में भी इनपुट और आउटपुट 180 डिग्री के फेज अंतर पर होते हैं। और हम पहले भी ऊपर बात कर चुके हैं कि जो पुश पुल एम्पलीफायर होता है उसमें इनपुट और आउटपुट में कितने डिग्री का अंतर होता है, 180 डिग्री का। यानी इसकी क्लास बी की और पुश पुल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर दोनों की कार्यप्रणाली एक समान होती है, इसलिए उसको क्लास बी कैटेगरी में ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओसिलेटर किस प्रकार की युक्ति है। आ गया ना प्रश्न। एम्पलीफायर ही है जिसमें हमने फीडबैक नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे दिया हो, बी रहेगा फीडबैक युक्त एम्पलीफायर। यानी एम्पलीफायर जो होता है उसी में यदि हम अच्छे से पॉजिटिव फीडबैक प्रदान कर देंगे तो वह एक ओसिलेटर की तरह वर्क करने लग जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है जबकि एम्पलीफायर जो होता है ये करंट वोल्टेज पावर को बढ़ाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वर्ग ए एम्पलीफायर में, यानी ए प्रकार के जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें क्यूसेंट पॉइंट को कहाँ से लिया जाता है। क्यू बिंदु, जिसका दूसरा नाम प्रचालन बिंदु भी होता है। तो ये क्या सब में अलग अलग होता है और इसका रीज़न होता है ताकि आउटपुट में ज़्यादा डिस्टोर्शन ना आए। ठीक है, तो क्लास ए एम्पलीफायर में तो ये लिया जाता है लोड लाइन के बीच से, जबकि क्लास बी का जो पावर एम्पलीफायर होता है उसमें ये कट ऑफ पॉइंट से लिया जाता है। जबकि क्लास सी जो एम्पलीफायर अपना होता है
उसमें ये कट ऑफ बिंदु से थोड़ा सा ऊपर लिया जाता है ए बी में, और जो सी होता है उसमें ये कट ऑफ बिंदु से नीचे लेता है। चारों को एक बार दोबारा सुन लीजिए। लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्लास ए में, लोड लाइन के कट ऑफ पर क्लास बी में, कट ऑफ बिंदु से थोड़ा सा ऊपर से ए बी में, कट ऑफ बिंदु के कुछ नीचे से कैटेगरी सी में, यानी ए बी और सी चारों एम्पलीफायर में क्यू बिंदु को कहाँ से लिया जाता है, याद रखें। अच्छा प्रश्न है साथियों। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट इसका उत्तर आपको देना है, कहीं कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हालांकि ये इंजीनियरिंग लेवल के एग्ज़ाम में आता है और एक बार जेईई के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है उसमें वोल्टेज गेन का मान हमेशा 29 से अधिक होना चाहिए। कहते हैं कि जो के होता है ना, इसका मान होता है 1/29 होता है, और जो गेन है वो 1/k यानी 29 हो गई। तो 29 से अधिक उसका होना चाहिए मान, तभी एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर प्रॉपर वर्क कर पाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक ऑसिलेटर एम्पलीफायर से भिन्न होता है, किस मामले में भिन्न है। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में दो चीज़ें कॉमन है, एक चीज़ अलग है। अलग क्या है कि ऑसिलेटर को कोई एसी इनपुट का सिग्नल हम नहीं देते। एम्पलीफायर को बाइसिंग के लिए डीसी देंगे, आउटपुट में ये बढ़ा हुआ सिग्नल प्रदान करेगा, इनपुट में इसको वीक सिग्नल प्रदान करने होते हैं। ये तो होता है एम्पलीफायर। यानी एक एम्पलीफायर में क्या होता है, यहाँ से डीसी देंगे बाइसिंग के लिए, यहाँ पर एम्पलीफाइड एसी मिलेगी, यहाँ पर हमने एसी सिग्नल दिया। ऑसिलेटर में क्या होता है, इनपुट एसी सिग्नल नहीं देते, बाइसिंग के लिए डीसी देंगे, वो उसके बदले में वर्क करेगा और वही लूप गेन के माध्यम से चलता रहता है। ऑसिलेटर कैसे भिन्न हुआ कि इसमें एसी के इनपुट कोई सिग्नल नहीं होते, हाँ बाइसिंग जरूर होती है। अगला क्वेश्चन है कि पावर एम्पलीफायर को कहते हैं लार्ज सिग्नल कहलाते हैं भाई। जो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं ये छोटे सिग्नल एम्पलीफायर कहलाते हैं, और पावर एम्पलीफायर जो होते हैं वो बड़े सिग्नल या लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी वाइब्रेटर के बारे में है, तो ये विश्रांति ऑसिलेटर की श्रेणी में आता है। नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर बोलते हैं ना जिसको, उसमें आता है। यानी अज्यावक्रीय ऑसिलेटर तो मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। वो तीन तरह के होते हैं, ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो होते हैं इसमें मल्टी वाइब्रेटर भी आता है और शॉटूथ जनरेटर भी आता है। तो मल्टी वाइब्रेटर जो अज्यावक्रीय ऑसिलेटर का एक प्रकार है, जिसमें केवल एक स्थिर अवस्था होती हो, क्या कहलाता है, क्योंकि ये इंग्लिश की साइड पूरा दिया हुआ है हमने, विच ओनली वन स्टेबल स्टेट, यानी एक स्थायी अवस्था होती हो तो उसको मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। जिसमें कोई स्थिर अवस्था हो ही नहीं उसको अस्टेबल बोलते हैं। जिसमें दो स्थिर अवस्था हो उसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। खैर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश यदि आती है तो नाम से ही पता लग जाता, मोनो का मतलब सिंगल या एकल ही होता है, अस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर होना, बाई स्टेबल का मतलब होता है दो स्थिर। तो तीन क्वेश्चन याद रखना, मल्टी वाइब्रेटर तीन तरह के होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि आपको एक विश्रांति ऑसिलेटर यानी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाना हो तो सबसे वांछित युक्ति कौन सी होगी। दोस्तों बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बताइए। यदि आपने अच्छे से यूजीटी को पढ़ा हुआ है ना तो बता सकते हो। कहते हैं कि यूजीटी का उपयोग कहाँ करते हैं, बोले रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने में, विश्रांति ऑसिलेटर बनाने में यूजीटी का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। एससीआर डायरेक्ट ट्रैक कोई काम नहीं आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। दोस्तों इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1/2 पाई RC इंटू √6, ये इसका मान होता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए। जबकि कोलपिट ऑसिलेटर में कैपेसिटर पर डिपेंड करेगा, और जो बाकी जैसे हार्टले ऑसिलेटर हो गया उन सब में √LC से होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वहाँ से निकलता है। लेकिन RC फेज शिफ्ट जो है उसमें
1/2πRC√6 इससे मान निकलेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की करंट गेन कितनी होती है। देखो 3 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। जब कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है इसकी अल्फा होती है, कॉमन एमीटर की बीटा होती है और इसकी होती है गामा। तो गामा जो होती है वो बीटा से अधिक होती है, इसलिए इसको बीटा+1 लिखते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा बीटा+1। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पावर एम्पलीफायर अपने आउटपुट में क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन प्रदान करता है। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन यानी एक दूसरे की आउटपुट इनपुट को क्रॉस ओवर करना, तो ये होता है 180 डिग्री पर पुश पुल एम्पलीफायर में। तो क्लास बी इसका अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर में इनपुट चक्र की तुलना में आउटपुट कहाँ मिलता है। देखो क्लास बी में कब मिलता है, 180 डिग्री के बाद। 180 डिग्री जो होता है वो कब कहलाता है, हाफ साइकिल, आधे चक्र के बाद मिलता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर का प्रकार कौन सा नहीं है। देखो आरसी कपल्ड होता है, एलसी कपल्ड भी होता है, डायरेक्ट कपल्ड भी होता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग भी होती है, लेकिन एलआर नाम की कोई कपलिंग नहीं होती है। प्रश्न का आंसर अपना डी रहेगा, एलआर नाम की कोई कपलिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक पावर एम्पलीफायर में आउटपुट जो है वो इनपुट के 60 डिग्री बाद प्राप्त हुई है हमें, ये किस प्रकार का एम्पलीफायर है। अब देखो ध्यान से, आपको चक्कर के बारे में पता होना चाहिए। 180 डिग्री से नीचे यदि किसी में भी इनपुट प्राप्त होता है तो वो किस प्रकार का एम्पलीफायर है, क्लास सी एम्पलीफायर है। इसी तरह से मान लो कि ये अपने आंसर होता है 200 डिग्री पर हो रहा है तो फिर कौन सा होता, क्लास ए बी होता। और 360 डिग्री है तो ए है ही, और 180 डिग्री पूरा होता तो बी हो जाता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ओसिलेटर का काम क्या है। ओसिलेटर का काम होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। जो हमने बाइसिंग के लिए डीसी दी थी उसी का उपयोग करते हुए वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रदान कर देता है, यानी कन्वर्ट डीसी पावर टू एसी। डीसी ऊर्जा को एसी ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका मेन काम होता है। अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार के एम्पलीफायर में क्यू बिंदु को लोड लाइन के कट ऑफ पर लेते हैं। तो ये तो करवा चुके हैं दोस्तों, पहले हमने बात कर ही ली ऊपर। कट ऑफ पॉइंट पर जिसमें होता है वो क्लास बी होती है, लोड लाइन के मध्य जिस पर होता है वो ए है, तो बी उत्तर रहेगा। कट ऑफ पर लिया है हमने। सबसे खर्चीली यानी कॉस्टली या महंगी कपलिंग की विधि का जो प्रकार है तो वो होती है ट्रांसफार्मर कपलिंग। बाकी देखो आर और सी, प्रतिरोध और कैपेसिटर, तो ट्रांसफार्मर से तो सस्ते ही आएंगे ना, तो सबसे महंगा ट्रांसफार्मर ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओसिलेटर के स्टार्टिंग के समय लूप गेन का मान कितना होना चाहिए। देखो बर्कहासन ने ये कहा था कि लूप गेन का मान इकाई होना चाहिए, फेज शिफ्ट का मान 0 या फिर 2π के मल्टीपल घटक में होना चाहिए। लेकिन उसने ये भी कहा था कि यदि स्टार्टिंग के समय लूप गेन इकाई से कुछ अधिक होगी तो ओसिलेशन और बेटर प्राप्त होगा। क्वेश्चन का आंसर ए आएगा, स्लाइटली मोर देन यूनिटी। इकाई से कुछ अधिक होनी चाहिए, और जैसे ही ओसिलेशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो इकाई हो जानी चाहिए, बाद में कम होना भी ज़रूरी है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। जब ट्रांसफार्मर की कपलिंग हो तो एफिशिएंसी 50% होती है, जब रेजिस्टेंस वाली कपलिंग हो तो एफिशिएंसी 25% होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, वे ओसिलेटर जो साइन वेव उत्पन्न नहीं करते हैं यानी नॉन साइनसॉइडल ओसिलेटर, तो उनको रिलैक्सेशन ओसिलेटर कहा जाता है। हिंदी में इनको विश्रांति ओसिलेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको एम्पलीफाई कर सकता है। एसी और डीसी दोनों सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर सकता है। एलसी ओसिलेटर में ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये आ गया ना, इस वाले में फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो जो ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं वो एल और सी पर कैसे निर्भर कर रही है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी उत्तर आएगा, वर्गमूल के विलोमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सतत दोलन हेतु बर्कहासन के अनुसार लूप गेन का मान कितना होना चाहिए। लूप गेन का मान इकाई होना चाहिए, फेज शिफ्ट का मान 0 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारक के मामले में एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर से भिन्न है, पावर की एम्पलीट्यूड में वृद्धि। ट्रांसफार्मर शक्ति के मान में कभी वृद्धि नहीं करता है,
वोल्टेज और करंट को तो ट्रांसफार्मर भी बढ़ा सकता है, लेकिन एक ट्रांसफार्मर कभी पावर के गेन में वृद्धि नहीं करता है, पावर के सिग्नल को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक फीडबैक के साथ एम्पलीफायर एक क्या बन जाएगा? ऑसिलेटर बन जाएगा। यदि एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक देंगे तो गेन घटेगी, ऑसिलेशन कम होंगे और वो सिग्नल को केवल एम्पलीफाई करेगा। लेकिन यदि उसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो गेन बहुत अधिक हो जाएगी, ऑसिलेशन अनंत हो जाएंगे और वो एक ऑसिलेटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए वोल्टेज गेन का मान कितना होना चाहिए? दोस्तों ये फिक्स प्रश्न है, याद रखो। वेन ब्रिज के लिए 3 से अधिक होना चाहिए वोल्टेज गेन का मान। आरसी फेज शिफ्ट में 29 से अधिक होना चाहिए। बरकासन ने ये कहा था कि 1 होना चाहिए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट और आउटपुट प्रतिबाधा किस तरह की होती है? तो इसके लिए जो अपना आंसर है वो तो डी रहेगा। इनपुट प्रतिबाधा जो है वो अनंत होनी चाहिए और आउटपुट जो है वो 0 होनी चाहिए। तो इंग्लिश की साइड इसमें गलती हो गई, तो ये मैं दोबारा एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो अनंत है वो इसकी इनपुट वाली होती है और आउटपुट वाली जो है वो 0 होती है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग तो डी उत्तर सही होगा, बट इंग्लिश में सी और डी दोनों सेम लग रहे हैं। अगला अपना प्रश्न है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर परिपथ में इनपुट कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? देखो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 कैपेसिटर नज़र आते हैं, जिसमें से एक को कपलिंग कैपेसिटर, दूसरे को एमिटर बाईपास कैपेसिटर भी बोलते हैं और एक को बोलते हैं कैपेसिटर इनपुट। तो इनपुट कैपेसिटर जो होता है इसका काम होता है ट्रांजिस्टर के बेस को सिग्नल प्रदान करना, यानी आधार को सिग्नल देने का काम इसी का है और प्रॉपर उसकी मैचिंग बनाए रखना ये इसी का काम होता है। एमिटर बाईपास कैपेसिटर जो होता है इसका काम होता है एम्पलीफाइड एसी को निम्न रिएक्टेंस का मार्ग प्रदान करना ताकि वो एमिटर प्रतिरोधक में से ना गुजरे। और जो कपलिंग कैपेसिटर होता है उसका काम होता है दूसरे के साथ कपलिंग के लिए उपयोग में लेना। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ऑसिलेटर मुख्यतः किस में काम में लेते हैं? तो ऑसिलेटर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो और टेलीविज़न रिसीवर में भी काम आता है, उपरोक्त सभी में काम में आता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। बस दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर पर आधारित थे। प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।